नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भूपेंद्र दुबे। छत्तीसगढ़ 25 साल का हो रहा है, तो संभव है कि 1 साल से 25 साल तक छत्तीसगढ़ को जितना पालना था, जो दिशा देना था, जिसे पैरों पर खड़ा होकर के चलना सिखाना था, वहां छत्तीसगढ़ पहुंच चुका है। और यही हाल प्रदेश कांग्रेस इकाई की भी है। युवा कांग्रेस, अपने पैरों पर खड़ा हुआ कांग्रेस, और वर्तमान समय में जिनके हाथों में प्रदेश की कमान है वो भी युवा हैं। तो ऐसे में कांग्रेस 25 साल के बाद अगली रणनीति में कहां जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैस जी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ईटीवी के लिए समय दिया। 25 साल के जिस सफरनामे को कांग्रेस पूरा कर चुकी है, अब वयस्क कांग्रेस, निर्णयों वाली कांग्रेस, युवा अध्यक्ष के कंधों पर युवाओं को दिशा देकर के चलने वाली कांग्रेस, कहां देख रहे हैं? बिल्कुल। छत्तीसगढ़ बने हुए राज्य स्थापना में लगभग 25 साल पूरा हो गया, और इस 25 साल में बहुत से उतार चढ़ाव भी आए। शुरू के 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, फिर 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनको अवसर मिला। फिर पिछले 5 साल फिर कांग्रेस का सरकार थी, फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। बहुत उतार चढ़ाव देखे हम लोगों ने, लेकिन देखिए राजनीतिक है, और इस राजनीतिक में धूप और छांव आते हैं, लेकिन मेन मकसद है कि हमारे सकारात्मक विचार और जनता के लिए काम। देखिए शुरू में 3 साल हमको भी सरकार मिला, उस 3 साल में छत्तीसगढ़ के बंटवारा होने के बाद क्या स्थितियां रह सकती है आप समझ सकते हैं। परिसंपत्ति का बंटवारा, सीमा का बंटवारा, फिर प्रशासन का बंटवारा, सभी चीज़ों का, उन परिस्थितियों में हम लोग जूझकर 3 साल रहे, सरकार नहीं बन पाई। 15 साल के लंबा संघर्ष के बाद फिर हम सरकार लाए। नो डाउट हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी हम सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन आज एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि ये सरकार बड़ी वादा करके आई थी, मोदी की गारंटी के नाम से, चाहे युवाओं की बात करें, किसानों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, या फिर माता बहनों की बात करें, लेकिन आज पूरी तरह से फेल हो गई। पूरे छत्तीसगढ़ के कर्मचारी सड़कों पर हैं सरकार के खिलाफ, वो छत्तीसगढ़ के युवा सड़कों पर हैं, युवाओं को लिए कोई नौकरी नहीं है, 10,000 स्कूलें बंद हो रही है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो चुका है, गली गली नकली शराब, नकली होलोग्राम, होटल ढाबों में दारू बिक रहा है, प्लस छत्तीसगढ़ सूखे नशे के चपेट में है। कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस बेहद ही आक्रामक रूप से हम लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस आज चाहे सड़क के बाहर हो या सदन के अंदर हो, मजबूती लड़ाई लड़कर इस सरकार को कहीं ना कहीं हम सिर्फ 1.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के सामने हम लोग बेनकाब करने में सफल रहे हैं। और आज की छत्तीसगढ़ में ये स्थिति हो गया है कि यहाँ के डिप्टी सीएम को जनता रोक रही है, उनके काफिले को, यहाँ के सेंट्रल मिनिस्टर को जनता रोक रही है काफिले को, यहाँ के विधायकों को पब्लिक खदेड़ रही है, सांसदों को भागना पड़ रहा है। यही स्थिति हम लोगों ने सिर्फ 1.5 साल में पैदा की है। नो डाउट अभी कांग्रेस मजबूत है, और आने वाला समय और मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ हम। लेकिन आरोप ये है दीपक बैस जी कि आप खड़े होते हैं तब ये था कि नए हैं, लड़खड़ाते वयस्क होने पर हैं, आरोप पार्टी के भीतर लग जाता है। लगता नहीं है कि अब जब वयस्क हो चुके हैं तो कम से कम ऐसी नादानियों से बचा जाए? बिल्कुल, ये सच्चाई है कि जब हमें मौका मिला तो बहुत 3 से 4 महीने ही विधानसभा चुनाव से पहले हमको अध्यक्ष रूप में मौका मिला, और इतने बड़े प्रदेश को दौरा करना, 90 सीटों में पहुंचना, 33 जिलों में पहुंचना,
कठिन काम है। साथ ही संगठन के बहुत सारे पेंडिंग कामों को करना, फिर टिकट वितरण की प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए इतना आसान नहीं था। लेकिन परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए। लेकिन क्या हमारा संगठन कमज़ोर हुआ? क्या नहीं हुआ। संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम लोग संगठन सृजन का काम कर रहे हैं। अभी सेक्टर, मंडल, ब्लॉक का संगठन सृजन कर रहे हैं और कुछ कमज़ोर कड़ी को हम लोगों ने जिलों में भी बदलाव किए। आने वाला समय में लगता है और बदलाव करने को होगा तो और करेंगे। और अभी बूथ स्तर पर जाएंगे हम लोग, जहां प्रदेश में लगभग 24,000 बूथ को हम लोग मजबूत करने जा रहे हैं। तो नो डाउट हम लोग संगठन सृजन तहत कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, कोई बातें हैं किसी नेता को, वरिष्ठ नेताओं को, जहाँ पे बंद कमरे में कोई बात करनी चाहिए, वो सार्वजनिक जगह कर रहे हैं। लेकिन सवाल एक और है दीपक भाई जी, मैं आपको रोक के पूछ रहा हूँ। आप टिकट बांटे जिसमें पार्टी ही बंट गई, ये आरोप भी है और परिणाम भी। नहीं, पार्टी तो कभी नहीं बटी। सरगुजा अपने तरीके से चुनाव लड़ा, दूसरे क्षेत्र अपने तरीके से चुनाव लड़े, कांग्रेस एक जगह होकर के नहीं। टिकट तो दीपक भाई अकेले नहीं बांटे। टिकट वितरण में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष प्लस तमाम प्रदेश के वरिष्ठ नेता, कोर टीम, फिर हमारे छत्तीसगढ़ प्रभारी, सह प्रभारी, सब लोग मिलकर बांटे। दीपक भाई कैसे अकेले टिकट बांटे? तो जीतने वाले नहीं चुने गए, पसंदीदा लोग चुने गए। देखिए, सभी लोगों के तर्क वितर्क के बाद ही टिकट वितरण होता है। और कहीं ना कहीं देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ के सहारे चुनाव लड़ी और झूठ बोलने में सफल रही, और हम लोग सच्चाई को जनता तक हम नहीं पहुंचा पाए। नो डाउट हमारी सरकार में क्या बस्तर में आदिवासियों के लिए काम नहीं हुआ? क्या बस्तर में हमारी सरकार ने, एक समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इमली, टोरा, महुआ सड़कों पर फेंका जाता था। हमारी सरकार आने के बाद सरकार ने खरीदी की इमली, महुआ, टोरा, जहाँ 4 प्रकार की वनोपज खरीदी होती थी, हमारी सरकार में 65 प्रकार की वनोपज खरीदी हुई और सीधे उनके खातों में पैसा देने का काम किया। काम तो हुआ। देवगुड़ी हमारी सरकार में हम बनाए, गांव में। किसानों के बोनस की बात को बता नहीं पाए। किसानों को कर्जा माफ किए। किसानों को हम राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से उनको सीधा सीधा बोनस दिए। कोयला रॉयल्टी जो सरकार के पास आता था, जिसे प्रचारित किया बीजेपी ने, उसका सच जनता के सामने नहीं रख पाए। ठीक बोल रहे। कहीं ना कहीं हमारे में हो सकता है कई कमियां रही होगी जो हम लोग जनता तक नहीं पहुंचा पाए, जो झूठ हम पे भारी हो गया। शराब की छत्तीसगढ़ और झारखंड की जो जुगलबंदी थी, उस बात को भी जनता के सामने नहीं रख पाए। आरोप हम लोग कोल माइंस का लगाए, ठीक, उसके बाद नकली शराब, नकली होलोग्राम का लगाए, महादेव सट्टा ऐप का आरोप का लगाए। क्या आज कोल माइंस की चोरी नहीं हो रही है? आज तो हम लोग को 25 रुपये टन आरोप लगाए, अरे ये लोग तो 50 रुपये टन ले रहे हैं, उसके लिए हत्याएं कर रहे हैं। आप देखेंगे, आप कोरबा में हत्या कर दी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जेल में आज 50 रुपये टन को लेके खुलेआम वसूली हो रही। रायगढ़ में देखेंगे कोल की व्यापार के लिए गोलियां चली है उड़ीसा सीमा में, ठीक। महादेव सट्टा ऐप धड़ल्ले से चल रहा है। उसके बाद आप नकली शराब गली गली बिक रहा है, नकली होलोग्राम गली गली, लेकिन जांच करेगा कौन? कांग्रेस। हम कैसे जांच करेंगे? हम तो कोई एजेंसी है नहीं। आप विपक्ष हैं, मजबूत विपक्ष, आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हम आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास अथॉरिटी तो नहीं है हम कि मुख्यमंत्री जाके जांच कर ले और विभाग के मंत्री को जांच कर ले। जांच कौन करेगा? ईडी करेगा, सीबीआई करेगा, ईओडब्ल्यू करेगा, और आपके पास और स्टेट की एजेंसी है, वो एजेंसी करे, वो तो सब इनके पास है। अब ये तो जांच करेंगे नहीं। आप 3% कमीशन, आप कौन सा निगम मंडल आयोग, वो सवर्णी जी का खुलेआम लिख रहे हैं। 500 का जग 32,000 में बिक रहा है। 1400 का ट्रैक सूट बस्तर ओलंपिक नाम से 2500 में खरीदी हो रहा है। 100 रुपये का चप्पल 1300 में खरीदी हो रहा है। 1 लाख का टीवी सरगुजा में 10 लाख में खरीदी हो रहा है। इसको जांच कौन करेगा? सारी बातें सामने आ रही हैं, सब पर इंक्वायरी बैठ रही है। इसमें विपक्ष की भूमिका के तौर पर जो आप कर रहे हैं, लेकिन आप पर जो आरोप लगे उसकी सफाई आप नहीं दे पाए। देखिए, हम लगातार आपके माध्यम से देखिए, हमारा सफाई देने का मेन तरीका तो मीडिया ही है।
मीडिया के माध्यम से दिए, सब चीज़ दिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ सच्चाई के आगे झूठ भारी पड़ गया और झूठ जीत गया। लेकिन 1.5 साल में बेनकाब भी तो हुए, बेनकाब भी तो हुए। आज जनता हाहाकार मचा रही, युवा हाहाकार मचा रहे, किसानों के लिए खाद नहीं है, डीएपी नहीं, यूरिया नहीं है। आज तो कह रहे हैं इससे अच्छा तो कांग्रेस की सरकार थी। बीजेपी छत्तीसगढ़ के मॉडल को पूरे देश में रख रही है और पूरे देश का जो कांग्रेस का मॉडल है वो इस समय बिहार में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में खड़ा, और शायद भारत की आज़ादी के बाद देश का कोई इतना बड़ा कांग्रेसी नेता इतने दिनों तक अपने प्रवास में बिहार में नहीं रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमिका बड़ी अहम है क्योंकि देवेंद्र यादव जी एक बड़ी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। मॉडल क्या बताएंगे, क्योंकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि शराब घोटाले का मॉडल बताएंगे, एसपीडीएम ऑफिस की फूंक देने का मॉडल बताएंगे, एक इससे पहले रहे मुख्यमंत्री का बेटा जेल में है उस मॉडल को बताएंगे, या जिस अध्यक्ष को वर्तमान समय में कांग्रेस ने बना रखा है उसी अध्यक्ष की बात न मानने वाली पार्टी की कहानी बताएंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को। उन्होंने, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद सबसे बड़ी लड़ाई, लंबी लड़ाई सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा किसको बोलते हैं, 4 महीने तक। फिर पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा। फिर अब लगातार अब बिहार में वोट चोरी अभियान को लेकर 17 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का कंटिन्यू यात्रा। मतलब कहीं ना कहीं देश में, देश की जनता को, लोकतंत्र को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ये वोट चोरी वाली सरकार पकड़ी गई है, बेनकाब हो चुकी है जनता के सामने। कहीं ना कहीं उसको लेकर लगातार राहुल गांधी जी लड़ रही है, उसको तो मैं धन्यवाद देता हूँ। रही सवाल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ मॉडल, क्या बता पाएगी? 1.5 साल में उन्होंने काम किया है जो छत्तीसगढ़ मॉडल बता सके? नक्सल का सफाया बिल्कुल भी नहीं। आज कल शाम का अखबार उठा के देख लीजिए, आज का अखबार उठा के देख लीजिए, कल शाम को शिक्षा दूत की हत्या हो गई बीजापुर जिले में। आप देखेंगे कि अब ये सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं कि हम 2026 तक नक्सलवाद खत्म कर देंगे। आपको लग रहा है कहीं पे भी? बीजापुर जिले के मेन नेशनल हाईवे में ट्रक जला दी जाती है खुलेआम। नक्सल संगठन नाच गाना कर मजबूत कर रहे हैं और वीडियो वायरल कर रहे हैं। लगातार कल शाम को शिक्षा दूत की हत्या हुई, स्कूली बच्चों की हत्या हुई, कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या हुई। लगातार हत्या हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है इसका जिम्मेदार? कांग्रेस के लिए आरोप यह भी है कि अगर सलवा जुर्म पर उस समय कोर्ट के आदेश नहीं आए होते, जिसका रिवार्ड आज आप उपराष्ट्रपति के तौर पर पूर्व न्यायाधीश को दे रहे हैं, तो अब तक नक्सलवाद पर विराम लग गया होता। दूसरी तरफ एक और चीज़ साबित करने की कोशिश हुई है कि कोर्ट हमेशा राजनीति से प्रभावित रही है, सलवा जुर्म के मामले में ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सलवा जुर्म को अभी भी नहीं समझ पाई है, न कभी समझ पाएगी, क्योंकि सलवा जुर्म एक अपने आप में स्वपूर्त आंदोलन है जिनका नेतृत्व माननीय महेंद्र कर्मा जी ने किया। और सलवा जुर्म नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई था। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी छत्तीसगढ़ में। कोर्ट में जो मामला गया, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि कोर्ट में जो मामला गया सलवा जुर्म के संबंध में, वो था वहाँ के ग्रामीणों को, निहत्थे ग्रामीणों को हथियार देने का। AK-47 जैसे हथियार, इंसास जैसे हथियार, मशीन गन जैसे हथियार आप कैसे निहत्थे ग्रामीणों को दे सकते हो? किसी की बहन को उसके घर से उठा ले जाएं, उसको कैसे रोकेगा वो? मैं बता रहा हूँ ना आपको, निहत्थे ग्रामीणों को आप कैसे हथियार सौंप सकते हैं? ना उनको बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रमाण के, ना बिना कोई ऐसे एथोराइट्स के आप उनको हथियार दे दिए। इसी सवाल पर कुछ सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने फैसला दिया कि निहत्थे
सलवा जुडूम नक्सलियों के खिलाफ एक आंदोलन है, वो तो ठीक है, लेकिन उस आंदोलन में निहत्थे ग्रामीणों को बिना ट्रेनिंग के सरकार हथियार देना ये गलत है। ये चीज़ स्पष्ट होना चाहिए। सलवा जुडूम अलग पार्ट है और सरकार को हथियार देना अलग पार्ट है। क्या भारतीय जनता पार्टी सहमत है क्या किसी भी आम जनता को AK-47 दे दो, इंसास दे दो, पिस्टल दे दो, हथियार दे दो? ऐसा है अधिकार क्षेत्र में? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सरकार, कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार को समय अनुसार अपना बल प्रयोग करने का अधिकार है, लेकिन असंवैधानिक तौर पर किसी को हथियार देना यह संवैधानिक नहीं है, कोर्ट ने स्पष्ट कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रपति उपचुनाव में बी सुदर्शन रेड्डी आने के बाद बैकफुट में है, तो उनको राजनीति करना है कि नक्सल समर्थक है। नक्सल समर्थक कैसे हुआ? वो उस समय जज थे और उन्होंने हथियार पर प्रतिबंध लगाया, ना कि सलवा जुडूम पर। उनके आदेश के कारण केंद्रीय बल हटाए गए। केंद्रीय बल बिल्कुल नहीं हटाए। जिन स्कूलों में रहते थे वो स्कूल बिल्कुल उड़ाए भी नहीं गए, हटाए। मोबाइल बिल्कुल भी टावर नहीं उड़ाए गए। बिल्कुल भी नहीं हटाए। केंद्रीय बल आज भी बस्तर में देखेंगे हर 5 किलोमीटर में CRPF है, लोकल फोर्सेस हैं, थाना है हमारे पास, आज भी है। सर, यही एक ऐसा मुद्दा है या यही वो विषय है जिस विषय पर कांग्रेस छत्तीसगढ़ की राजनीति में मजबूत होगी, या उसकी मजबूती के लिए ये मुद्दे हैं? अब सवाल है कि जिस तरीके की गोलबंदी बीजेपी ने आपके लिए कर दी है, चारों तरफ से आपको घेर दिया है, आप भूपेश बघेल को OBC मुख्यमंत्री के तौर पर लाए, उन्होंने अपने कैबिनेट में 7 OBC मंत्री बना दिए, निपटिएगा कैसे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तो पूरी परंपराओं को तोड़ते हुए, संवैधानिक सब नियमों को तोड़ते हुए 14 मंत्री बना दिए। आप कोर्ट जाएंगे? अब विचार कर रहे हैं उस पर, और 14 मंत्री बना दिए। 14 मंत्री उनको बनाए जो लोग पहली बार चुनाव जीत के आए। ठीक है, बनना चाहिए, उस पर हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार खुद नहीं संभाल पा रहे हैं। कौन मुख्यमंत्री है, कौन चला रहा है, दिल्ली से चल रहा है, नागपुर से चल रहा है, बिहार से चल रहा है कि कहाँ से चल रही है, कितने एक मुख्यमंत्री या फिर पूरे कितनी मुख्यमंत्रियाँ हैं, ये सवालों के घेरे में है। और इस समय सरकार को चाहिए था कि कम से कम अनुभव लोगों को जिम्मेदारी देना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी में अनुभव कमी है क्या? अमर अग्रवाल जी हैं, राजेश मूणत जी हैं, आपके पास धर्मलाल कौशिक जी है, अजय चंद्राकर जी है। शायद इनको अगर प्रभार देते, मैं तो समझता हूँ कि शायद छत्तीसगढ़ सरकार ठीक ठाक चल सकती थी। क्या नए लोग आ रहे हैं तो उसमें कांग्रेस को ये दिक्कत आ रही है कि पुराना नाम लो, राजनीति करो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये तो किसको मंत्री बनाना है, क्या करना है, तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है। चलिए, जाति वाले समीकरण पर लौट आते हैं। उनको तय करना है, जाति वाले समीकरण पर लौटते हैं। लेकिन पुराने नेताओं को तो मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। उनका तो भविष्य खत्म कर दिया इन्होंने। नए लोगों के लिए तो भविष्य तो नई बीजेपी खड़ी हो रही है, 25 साल के युवाओं वाली बीजेपी खड़ी हो रही है, जो कांग्रेस नहीं कर पा रही है। क्यों नहीं कर पा रही, आप देखेंगे। आज भी आपको सलाह दिया जाता है कि कांग्रेस की कमान किसके हाथ में दे दी जाए। आप देखो, सलाह देने वालों की कमी तो कहीं पे भी नहीं है, किसी भी दल में नहीं है। आज मोहन भागवत ने सलाह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दबाव नहीं होना चाहिए। दीपक बैज के सामने एक बड़ी चुनौती है कि भारतीय जनता पार्टी ने OBC के 7 मंत्रियों को बना करके 41% OBC वोट बैंक को अपने तरफ करने की बड़ी रणनीतिक चाल चली है। तोड़ क्या है आपके पास? नेता कहाँ है आपके पास? चेहरा कहाँ है आपके पास? कोई रणनीतिक चाल इन्होंने नहीं चली है, बल्कि आज ST SC OBC इस सरकार से त्रस्त है। इसलिए क्योंकि अब विश्व आदिवासी दिवस इस सरकार मनाती नहीं है, मुख्यमंत्री आदिवासी उसको बहिष्कार कर देते, एक बधाई तक नहीं देते, तो कैसे ये लोग कर लिए। आज OBC वर्ग ST SC OBC के लिए हमारी सरकार ने 76% आरक्षण विधानसभा में पास कर राजभवन में भेज दिए, आज पेंडिंग है। अगर शायद वो आरक्षण पास हो जाएगा तो फिर ST SC और OBC को 27% आरक्षण मिलेगा, वो नहीं मिल पा रहा है, फिर क्या फायदा होगा वो OBC? अध्यक्ष जी, बगैर आरक्षण कार्ड को खेले
7 ओबीसी मंत्री दे करके आपके वोट बैंक को खिसका लिए। चेहरा कौन है जिसे अब की बार आप ओबीसी के तौर पे खड़ा करेंगे? हमारे पास चेहरा कमी है क्या? बीजेपी पूछ रही है। हमारे पास चेहरा कमी है क्या? एक युवा दीपक बैज हैं, नहीं देखिए चेहरा, नहीं तो बुजुर्गों को लेके आए। नहीं देखिए हमारे पास दीपक बैज ठीक है, पार्टी का अध्यक्ष है, वो अपनी जगह पे। फिर भी हमारे पास बहुत से ऐसे युवा विधायक हैं और हमारे पास वरिष्ठ नेता भी हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में दखल रखते हैं। सरगुजा की बात करें, बाबा साहब का प्रभाव है। जांजगीर में बात करें, महंत जी का प्रभाव है। बीच क्षेत्र में बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तामोदर साहू जी का प्रभाव है। बस्तर साइड से बात करें, हमारे पास एक पीसीसी अध्यक्ष होने के नाते मोहन मरकाम जी भी है, फिर लखेश्वर बघेल जी भी है, स्वयं मैं भी, और हमारे पास सभी विधायकों का प्रभाव है। मतलब सभी क्षेत्रों में कांग्रेस का प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी में कोई एक नेता बता दीजिए किसी क्षेत्र में उनका प्रभाव है, किसी का चलता है। सरगुजा में किसका चलता है हमें बता दीजिए, बस्तर में किसका चलता है हमें बता दीजिए, इस बेरी बस ये बीच का एरिया में किसका चलता है हमें बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी प्रभावशाली नेता नहीं है। उनका कहना है संगठन का चलता है। कांग्रेस पर तो आरोप भी यही है कि कांग्रेस संगठन से नहीं लड़ती। सरगुजा वाले नेता सरगुजा में लड़ लेते हैं, रायपुर वाले रायपुर में लड़ लेते हैं, बस्तर वाले बस्तर में लड़ लेते हैं, कांग्रेस तो कहीं लड़ती ही नहीं है। गलत है। देखिए सरकार अगर रहती है तो सवाल ये है कि हम सरकार के मुद्दों को लेकर, संगठन चाहती है और सरकार दोनों मिलकर लड़ती है। अगर सरकार नहीं रहती तो पूरी तरह से संगठन सरकार के खिलाफ लड़ती है। और आज कांग्रेस संगठन मजबूती के साथ सरकार के खिलाफ लड़ रही है। इसी का नतीजा आप देख लीजिए। सिर्फ 1.5 साल में इस सरकार को हम लोग घुटने टेक दिए आज। चेहरे की 2 लड़ाई की बात करते हैं दीपक बैज जी, सिर्फ 2। ओबीसी के लिए 7 मंत्री भूपेश बघेल का उत्तर, दीपक बैज का उत्तर खुद आदिवासी मुख्यमंत्री देकर। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बीजेपी को क्या उत्तर देंगे आप? आदिवासी चेहरा कौन है दीपक बैज? देखिए अभी मुझे इस संबंध में शायद कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी 3 साल बाकी है। चेहरा कौन होगा, किसके हाथ में होगी, ये तो हाईकमान तय करता है। लेकिन कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कलेक्टिव लीडरशिप में सरकार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। मेन मकसद हमारा है कि सरकार को उखाड़ फेंकना और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाना। फिर हम युवाओं के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए हम काम करना चाहते हैं। लेकिन 3 साल बाकी हमारे पास, संघर्ष का दिन है। अभी संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे, इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। बाकी तो हाईकमान तय करेगा। निश्चित रूप से हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है। तो क्या दीपक बैज को प्रभार किसे दे देना चाहिए? उन सलाहकारों के बूते आप छत्तीसगढ़ लड़ेंगे, या दीपक बैज को युवाओं की ऐसी फौज लाएंगे या वैसा संगठन खड़ा करेंगे जो बीजेपी को टक्कर देगी? देखिए हमारे पास आप जिला उठा के देख ले, बहुत सारे युवा जिला अध्यक्ष बनाए। आने वाला समय में परिवर्तन होगा, बहुत सारी यूथ फिर से आएगी। आप पीसीसी में आप देख लेंगे, पूरी यूथ टीम है हमारे पास। हम लोग चाह रहे हैं कि युवा आगे आना चाहिए और जो पार्टी में समय दे सके, जो पार्टी के लिए काम कर सके, मेहनत कर सके, हम उनको महत्व दे रहे हैं पार्टी में। और निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करने के लिए हम ईमानदार कार्यकर्ता की तलाश कर रहे हैं, जो किसी के पीछे आगे पीछे ना घूमकर सिर्फ कांग्रेस के लिए आगे पीछे घूमे। हम ऐसे कार्यकर्ता की तलाश कर रहे हैं जो पार्टी के लिए खून पसीने सींच कर मजबूत करें और सरकार लाए। इसके लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। निश्चित रूप से इसके लिए हम अभी तक का लगभग 270 से 300 किलोमीटर न्याय यात्रा भी कर चुके हैं, पैदल यात्रा कर चुके हैं। आने वाला समय में बहुत जल्द अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 5 महीने में 1000 किलोमीटर से अधिक फिर पैदल यात्रा चल रही है। दीपक बैज को जो लोग सुझाव देते हैं वो खराब लगता है क्या? कोई सलाहकार मंडल भी कांग्रेस बना दे ताकि सलाह भी आता रहे? देखिए हमारे पास कई कमेटियां हैं। नहीं, जो सलाह देते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ऐसे सलाहकार मंडल। बिल्कुल हमारे पास कई कमेटियां हैं। ठीक है, हमारे पास पॉलिटिकल अफेयर कमेटी पे जहाँ वरिष्ठ नेताओं साथ हम बैठते हैं, जहाँ हमारे प्रभारी भी होते हैं। फिर हमारे पास और कई कमेटियां हैं
उन कमेटियों में सबकी सलाह मशवरे होती है, लेकिन मैं हमेशा कहते आया रहा हूँ कि कोई भी बात है बंद कमरे में होना चाहिए, क्योंकि पार्टी का एक अपना अनुशासन है, पार्टी का अपना एक नियम कायदे हैं, कहाँ बोलना है, किस मंच पे बोलना है, कहाँ क्या बोलना चाहिए, वो सब नियम कानून के दायरे में आता है। हम लगभग हर चीज़ के ही बोलते हैं, लेकिन अब यह है कोई अनुशासन से बाहर अगर कोई बोल लेता है तो पार्टी गंभीरता से उस पर विचार कर रही है। मैं फिर से एक बार 25 साल वाले सवाल को दोहरा रहा हूँ। युवा छत्तीसगढ़, युवा नेतृत्व और अब युवा जोश भी होगा। संभवतः पार्टी में कुछ ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनकी रफ्तार ज़्यादा होगी, चीज़ें जल्दी चाहेंगे, क्योंकि अब युवा हो चुका है छत्तीसगढ़, युवा हो चुकी है पार्टी। दिल्ली से जो सुझाव आते हैं और उसमें जो मार्गदर्शक मंडल चीज़ें कह देता है, इससे कैसे निपटेंगे? मैं फिर से एक बार इस सवाल को रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, हमारे पास मार्गदर्शक मंडल का स्थिति तो नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी में है। सलाह आया नहीं, सलाह तो आना चाहिए। देखिए, सलाह तो आना चाहिए। अगर वरिष्ठ नेताओं से कोई सलाह लेते हैं, कोई सीखने का अवसर मिलता है, अगर हम लोग से कहीं कुछ काम करते करते जो काम करता है चूक उसी से होती है, अगर कहीं काम करते करते कोई चूक हो जाता है तो उस पर भी सलाह आना चाहिए, लेकिन बंद कमरे में, सार्वजनिक जगह नहीं। सार्वजनिक जगह हमें स्वीकार नहीं है, बंद कमरे में आना चाहिए, सलाह लेना चाहिए। देखिए, दीपक बैच कभी छोटे बच्चे से भी सीखता है, कभी हम उम्र से भी सीखता है, कभी युवा से भी सीखता है, तो कभी बुजुर्ग से तो सीखना ही है हमको। ये अभी भी हम सीख ही रहे हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ है छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, हम अच्छे काम कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ के मुद्दे उठा सकते हैं, तो क्यों नहीं लेना चाहिए? अगर सकारात्मक मुद्दे हैं, सकारात्मक विचार है, सकारात्मक बातें हैं, तो दीपक बैच एक बच्चे से भी उस बात को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। छत्तीसगढ़ की हर हित की बात हो, दीपक बैच लेने को तैयार है उस बात को लेकर लड़ाई लड़ने को तैयार है। सरकार के खिलाफ देखिए, सरकार के खिलाफ हम तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई व्यक्तिगत आरोप तो दीपक बैच का देखें, कभी भी किसी को व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। हम सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। विचारधारा है, हम जनता के मुद्दों को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ में, और आगे भी लड़ेंगे। बिहार से एक नई राजनीति पूरे देश में जाएगी, ये बिल्कुल तय है, क्योंकि राहुल गांधी ने बिहार को जिस तरीके से लिया है, एक बात बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी पर नेतृत्व को लेकर जितने भी आरोप लगते थे, अब संघ के नेता भी मानने लगे हैं कि ये है दिशा देने की तैयारी। छत्तीसगढ़ को क्या कुछ मिलने वाला है? बिल्कुल, जिस तरह से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी बिहार में जो अभियान चला रहे हैं, ये बहुत जरूरी था, अवसर भी था, इसलिए क्योंकि ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन अब देश की जनता के सामने आ चुकी है। अब ये गठबंधन नहीं चलेगा, वोट चोरी नहीं चलेगी। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने इस इशू को लेकर अभी लगातार हम लोगों ने डीसीसी को चिट्ठी लिख दिया है कि आप कहीं फर्जी मतदाता हमारे क्षेत्रों में भी तो नहीं है, या फिर कहीं फर्जी पते हमारे यहाँ भी तो नहीं है, कहीं एक पते पे कहीं बल्क मतदाता, एक साथ एक घर में 100-200 मतदाता तो नहीं है, या फॉर्म 6 कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग भी परीक्षण कर रहे हैं, और मैं आपको आश्वस्त करना चाह रहा हूँ, बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में भी इन मुद्दों को लेकर बड़ी मामला सामने आएगा। लेकिन हम लोग फिर भी, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, अभी हम परीक्षण कर रहे हैं, जब तथ्य सामने आएंगे तथ्य के साथ हम आपके पास बात करेंगे। अंतिम सवाल है, भाजपा के आरोपों का ही सवाल है, स्वच्छ और स्वतंत्र कांग्रेस कब आएगी? स्वच्छ से तात्पर्य है जिन लोगों ने चारा चोरी किया, जिनके ऊपर घोटालों के आरोप हैं, वो आपकी जीप में हैं, आप उनके सारथी बन रहे हैं। इस स्वच्छ और पारदर्शिता की बात और स्वतंत्र होने की बात कि 1990 से बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस लालू यादव के पीछे बैठी है, तो वहाँ से स्वतंत्र होना, क्योंकि यह भी संदेश पूरे देश के लिए होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का अब ये नेतृत्व निश्चित तौर पर कांग्रेसियों के लिए एक बड़ा संदेश है। देखिए, नो डाउट आने वाला समय में देश के लिए 2029 में तो राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे, और मैं अभी से कह रहा हूँ कि राहुल गांधी 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे देश में। बीजेपी का रही जगह खाली नहीं है, खाली कर देगी देश की जनता। आप देखेंगे कि आज मोदी जी राहुल गांधी के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएंगे।
तर्क वितर्क में। आप मुझे बता दीजिए, मोदी जी ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक बार ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जनता का सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, उनको पता है। इससे कमज़ोर और डरपोक प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन अब उनको बनना है विश्वगुरु तो अलग मैटर है। लेकिन राहुल गांधी जी आज देश के उभरते हुए नेता हैं और आने वाले देश के भविष्य हैं। उन्होंने देश की जनता को ये बता दिया है और नो डाउट कि देश की जनता हाथों हाथ ले रही है और 2029 में देश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और दूसरी चीज़ कि रही बात स्वतंत्र कांग्रेस की, कांग्रेस स्वतंत्र है। ये सिर्फ गांधी परिवार को आरोप लगाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। वो गांधी परिवार जहां नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, देश में क्या स्थिति थी, बंटवारे के बाद अकाल की स्थिति रही। इंदिरा गांधी जी ने देश को बड़ा आधार दिया है, बड़ा आधार दिया है। मनमोहन सिंह जी ने देश को नई दिशा दी है, रोजगार गारंटी, शिक्षा का अधिकार, फिर आपका सूचना का अधिकार कौन दिया है? ये सूचना क्रांति, हरित क्रांति, आपका ये बैंकीकरण कौन दिया है? ये भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा काम बता दे देश के लिए। ये आधार कार्ड का विरोध करने वाले आज उसी आधार कार्ड से आज लिंक कर रहे हैं। आप ये कोई ऐसा कानून बता जो देश की जनता को फायदा हुआ है। इन तमाम चीज़ों के बाद दीपक बैज जी 2029 में छत्तीसगढ़ से कितने सांसद देंगे? ये तो बड़ा सवाल है मेरे लिए। ये सच्चाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ का तासीर बड़ा समझ से परे है। छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद हम लोग 11 सीट में 1 से 2 से ज़्यादा नहीं जीत पाए। तो फिर और 2019 को में कैसे हाथ में लेंगे? ये तो चुनौती है, हम लोग के लिए रिसर्च करने का सवाल है। रिसर्च करेंगे और नो डाउट 2029 में हम छत्तीसगढ़ से 1 और 2 का रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। मैं इतना कह सकता हूँ। मैं एथेंटिक तो नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो पंडित नहीं हूँ कि हम 10 में से 8 सीट जीत जाए, 6 सीट जीत जाए। लेकिन यह है कि हम छत्तीसगढ़ के सारे अभी तक का छत्तीसगढ़ का जो हम 1 से 2 सीट का जो रिकॉर्ड है उसको हम लोग तोड़ेंगे। जमीन पर ये जन आधार खड़ा हो रहा है? बिल्कुल, आप देख लीजिए अभी 2 महीने के अंदर हमारा कांग्रेस 90 की डिग्री में खड़ा होगा, बूथ से लेकर प्रदेश तक। पहला चीज। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ में वापस जनाधार कांग्रेस की ओर आ रही है। कल चुनाव करा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 15 सीट नहीं आ पाएगी। हाँ, लेकिन अभी 3 साल बाकी है। हमें मेहनत करना है, काम करना है और इनकी गलत नीतियों को जनता तक हमको ले जाना है। ये हम लोग जरूर कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करेंगे। आने वाला 2028 में भारतीय जनता पार्टी को हम उखाड़ कर फेंकेंगे। तो 28 की तैयारी कांग्रेस की युवा प्रदेश अध्यक्ष ने बना रखी है। जमीन और जनाधार दोनों मजबूत हो रहा है और आज चुनाव हो जाए तो 15 सीटों पर बीजेपी सिमट जाएगी। लेकिन पूर्ण बहुमत है तो इंतजार 3 साल का करना होगा। तो संभव है कि जिस 15 पर बीजेपी को समेटना है शायद उसका खाता शून्य हो जाए, क्योंकि 3 साल में तैयारी और ज़बरदस्त हो जाएगी। इंतज़ार करिए। लेकिन बीजेपी का भी कहना यही है कि अपनों के बीच घिरी कांग्रेस विभेद से बाहर कैसे निकलेगी, ये दीपक बैज जी के लिए बड़ी चुनौती है। देखना है कि नई कांग्रेस 25 साल के अपने युवा रफ्तार को किस दिशा में ले जाती है और 29 की तैयारी जनता के बीच कैसे रखती है। आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सहयोगी प्रवीण सिंह और कैमरामैन मिथिलेश के साथ भूपेंद्र दुबे, ईटीवी भारत।